आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज के टॉपिक में। आज का जो आपका करंट का जो न्यूज़ में रहा हुआ जो हजिया सोफिया है, जिसको मस्जिद बनाने की बात की गई है और उसको मस्जिद बनाने का जो ऑर्डर निकल गया है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग ये जानेंगे कि क्या जो तुर्क ही एक कारण था जो भारत अंग्रेजों का गुलाम बना, क्या तुर्की एक कारण था जो आपका ब्रिटिशर्स से भारत आए, ये हजिया सोफिया कैसे रिलेटेड है भारत के इतिहास से, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। और साथ ही हम लोग देखेंगे बेंजेंटाइन जो आपका साम्राज्य था उसको भी जानेंगे। थोड़ा सा हम लोग ओटोमन साम्राज्य के एम्पायर के बारे में बात कर लेंगे। साथ ही जो आपका खिलाफत आंदोलन है, खिलाफत मूवमेंट 2.0 की जो बात हो रही थी करंट में, जो CAA आया था, कैब आया था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया था, उसको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी आपका खिलाफत आंदोलन के साथ ही चला था। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक क्लास। सबसे पहले हम लोग क्या जानने वाले हैं इसमें, वाई तुर्की वांट्स टू कन्वर्ट हाजिया सोफिया इनटू अ मॉस्क, को आपका मस्जिद में क्यों कन्वर्ट करना चाहती है, कैब के बारे में बात करेंगे, खिलाफत मूवमेंट है, ओटोमन एम्पायर है, बेंजेंटाइन एम्पायर है और बहुत कुछ जो हम लोग इंडियन हिस्ट्री से कनेक्ट करके देखेंगे एक मैट्रिक्स फॉर्म में। तो आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अभी हाल में ही जो न्यूज़ आया है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि जो तुर्क है, तुर्क में कौन सा पार्टी आ गया है, जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, और इसका क्या कहना है कि इनका कहना है कि अब जो हजिया सोफिया था, जो एक म्यूजियम था, उसको हम लोग क्या में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम लोग मस्जिद में वापस कन्वर्ट कर देंगे। देखिए, ये जो हजिया सोफिया था वो सबसे पहले आपका क्या था, एक चर्च हुआ करता था, एक चर्च हुआ करता था। लेकिन बाद में इसको क्या कन्वर्ट कर दिया गया था, बाद में इसको आपका कन्वर्ट कर दिया गया था मुस्लिम मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया था। लेकिन फिर उसके बाद आपका इसको क्या में कन्वर्ट कर दिया गया था, म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका हिस्ट्री क्या है इसके बारे में भी जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, आपका ये जो एरिया है ये आपका इटली का एरिया और ये आपका तुर्की है। तो यहीं पर आपका क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपॉल में ही आपका कौन सा है, ये आपका हजिया सोफिया है। यहाँ पर देखिए हुआ क्या था, जब बेंजेंटाइन साम्राज्य था, ये आपका 555 AD से पहले की भी बात की जा रही है, जो आपका बेंजेंटाइन साम्राज्य था, तो उस समय जो वहाँ के राजा था कॉन्स्टेंटिनो, उसने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। ठीक है, आप यहाँ पर लोकेशन समझ पा रहे हैं ना कि ये देखिए आपका तुर्की है, ये आपका ईरान है, फिर इधर अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान आ जाएगा, फिर उसके बाद इंडिया आ जाएगा। तो ये पूरा एशिया का रीजन है, साथ ही ये यूरोप का रीजन है। और ये जो एरिया है ना, ये आप एरिया देख लीजिए, एक यूरोप पड़ रहा है, इधर इधर आपका एशिया पड़ रहा है, और इधर आपका पड़ रहा है कौन सा, दक्षिण अफ्रीका, ये पड़ रहा है ना। तो ये इसका यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि ये देखिए एक व्यापारिक एरिया में है। यहाँ जो भूमध्य सागर के अगल बगल में जो देश है वो एक व्यापारिक एरिया में है, इंडस्ट्रियल एरिया में है। यहाँ पर जो आपका ट्रेडिंग एरिया में ये इतना बड़ा रोल क्यों प्ले करता है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि ये जो एरिया है, देखिए ये आपका यूरोप यहाँ से ऐड हो रहा है। ओके, फिर यहाँ से आपका यूरोप ऐड हो रहा है, एशिया में ऐड हो रहा है, फिर ये अफ्रीका में इधर से ऐड हो जा रहा है। तो ये एक बहुत ही व्यापारिक एरिया में जो भी सत्ता रहेगी वो डेफिनेट है कि बहुत बड़ी सत्ता रहेगी, और उसका बहुत ज़्यादा क्या होगा, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो एज ए बैरियर है बीच में। ठीक है, एज ए बैरियर है बीच में, जिसके कारण इसका काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। अब बात करते हैं कि वास्को दी गामा भारत क्यों आ गया था। भाई, वास्को दी गामा भी भारत इसीलिए ना आया था क्योंकि जो हम लोग का 1400 के आसपास में क्या हो गया था, 1423 के आसपास में यहाँ का जो शासक था उसने क्या कर दिया था, यहाँ पर तो बैरियर लगा दिया था कि भाई अब हम लोग जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन को, फ्रांस को, ब्रिटेन सबको यहाँ पर हम लोग एशिया में ट्रेड करने तो नहीं देने वाले हैं। तो उसके बाद ही क्या किया था, पुर्तगाल से अब सब कोई तो इधर उधर भागने लगे थे क्योंकि इनका दबदबा काफ़ी ज़्यादा बन गया था। हुआ क्या था, देखिए ये जो आपका बेंजेंटाइन साम्राज्य था, ठीक, तो वो रोम से होकर निकला हुआ था, रोम से, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोमन एम्पायर भी कहते थे। वहाँ से निकला था, ये 555 AD के बाद चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 323 में, ठीक, 323 में आपका क्या बना था, ये कॉन्स्टेंटिनोपॉल, जो कॉन्स्टेंटिनो था वो यहाँ पर पहले तो बेंजेंटाइन का कौन स्थापना किया था, कॉन्स्टेंटिनो था। फिर उसके बाद यहाँ पर आया कॉन्स्टेंटिनोपॉल में, वो जो उसका कैपिटल बनाया था, वहीं पर क्या बना था, एक चर्च बना था। ये लोग बेसिकली आपके क्या था, ईसाई धर्म के थे। यहाँ पर आपका चर्च बना दिया गया था। उस समय जो चर्च बनाया गया था लकड़ी का बनाया गया था। लेकिन कई बार देखिए यहाँ पर आपका अरब होकर कई बार भी क्या हो गया था, यहाँ पर लड़ाई होती थी, तो इसके कारण क्या होने लगा था, ईसाई और अरब में शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा तनबन रहा है, जिसके कारण लड़ाई होती थी। कई बार इस चर्च को जला दिया गया था। लेकिन फाइनली क्या हुआ, जो 323 का जो टाइम आया, उस समय जो वहाँ के शासक थे ना, उन्होंने देखिए यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपॉल है, जो वहाँ के शासक थे, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, एक बहुत बड़ा हम लोग यहाँ पर आप क्या बना देंगे, चर्च बना देंगे। तो उसी समय क्या बनाया गया था, हजिया सोफिया को बनाया गया था। देखिए इसका इंटीरियर कितना अच्छा है, ये अपने में काफ़ी ज़्यादा, इसकी जो नक्काशी है ये अद्भुत है, अपने में ही एक अलग पहचान रखता है, क्योंकि इसका जो डेकोरेशन है, जो डिजाइनिंग है, जो आर्किटेक्चर है, काफ़ी डिफरेंस है। मैं बता दूंगा इसमें आपको आर्किटेक्चर काफ़ी हाई क्वालिटी की यूज की थी, और इसी से प्रेरित होकर कई सारे और मॉन्यूमेंट्स वगैरह बने हुए थे।
तो देखिए यहाँ पर आपका कॉन्स्टेंटिनोपल में आपका चर्च बन गया, लेकिन क्या हुआ देखिए हर एक चीज़ का समय आता है, हर एक एम्पायर का समय आता है, और वो क्या होता है धीरे धीरे एक बार ग्रोथ करता है और धीरे धीरे एक बार टाइम आता है कि वो डिक्लाइन करने लगता है। तो कुछ ऐसा ही इसके समय हुआ। ये तो एक बहुत बड़ी फलती फूलती सत्ता थी, लेकिन देखिए उसके बाद आता है एक ओटोमन एम्पायर आ जाता है, जिसमें जो उसका शासक था, जो फतेह शासक था, वो क्या करता है ना, देखिए अगर आप फतेह से जानने पहले आप ये जाने कि उस समय ये कहा जाता था कि जब भी बेंजाटाइन जो एम्पायर रहेगा, इस एरिया में जो शासन करने एक नया शासक आएगा, जो जिसको खुद खुदा भेजा रहेगा, मुसलमानों का ये मानना था, ये भविष्यवाणी की गई थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा उस समय के समय उतना एग्जैक्ट आपको नहीं मिलता है, जो साक्ष्य नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जो कथनों के आधार पर जो प्राप्त होता है उसके द्वारा ही हम लोग जानकारी जुटाते हैं इतिहासकार। तो उसमें कहा गया था कि कोई आएगा जो खुदा का दूत रहेगा, मतलब कि अल्लाह का दूत रहेगा, और वो यहाँ पर राज्य करेगा। तो उसी समय ऑटोमन एम्पायर में फतेह आ जाते हैं, और फतेह मतलब मात्र 21 वर्ष की उम्र में, 21 वर्ष की उम्र में आपका पूरा बेंजेंटाइन का जो एरिया रहता है उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। और लगभग लगभग क्या हो जाता है ना कि ईसाई का वहाँ पे जो प्रभुत्व था वो कम हो जाता है काफ़ी हद तक। उस समय जो बेंजेंटाइन एम्पायर था वो काफ़ी ज़्यादा, ये ओटोमन एम्पायर के आने के कारण काफ़ी ज़्यादा वो ख़त्म ही हो जाता है, लगभग लगभग ख़त्म हो जाता है काफ़ी। लेकिन देखिए क्या हो जाता है ना कि जो 1423 के बाद जो टाइम था, 1423 से लेकर 1920 के टाइम, जैसे ही आपका ओटोमन एम्पायर आ गया, तो ओटोमन एम्पायर क्या करता है ना, जो ये कॉन्स्टेंटिनोपल था, तो यहाँ पर क्या कर देता है ना कि वो क्या कर लेता है, जब ओटोमन एम्पायर आता है तो वो जो चर्च था उसको क्या में चेंज कर देता है, मस्जिद में चेंज कर देता है। ठीक, वो चर्च को क्या कर में चेंज कर देता है, मस्जिद में चेंज कर देता है। लेकिन देखिए जो 1423 और 1920 के जो टाइम था, उसके बाद ये भी एम्पायर एक टाइम आएगा, जो ओटोमन एम्पायर आएगा वो क्या करने लगेगा, डिक्लाइन करने लगेगा। तो इसका टाइम रहता है, इसी के बीच में आपको याद आता होगा ये 1498 का टाइम, 1498 जब आपका कौन वास्को दी गामा कहाँ आया था, भारत की खोज की थी। तो भाई देखिए इस आसपास आपका क्या है, पुर्तगाल है ना। देखिए आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, इस आसपास आपका क्या है, पुर्तगाल है। ये आपका पुर्तगाल का एरिया है। ये पूरा एरिया तो कैप्चर कर लिया, किसने कैप्चर कर लिया, ओटोमन एम्पायर ने कैप्चर कर लिया। तो अब वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे कि ये जो ईसाई है, जो पुर्तगालीस है, जो ब्रिटेन है, उनको आपका एशिया में एंट्री नहीं देंगे। तो देखिए पहले जो आपका एशिया बहुत बड़ा मार्केट था, पहले ऐसा नहीं कि जो हम लोग का व्यापार ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ था जो एशिया में, वो केवल समुद्री मार्ग से स्टार्ट हुआ था, ऐसा नहीं था। क्या हुआ था, वो पहले ट्रेड होता था, किसी अरब होके आता था, इधर होके जाता था, कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ से यूरोप से आ जाता था। लेकिन जैसे ही आपका ओटोमन एम्पायर आता है तो वो क्या कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है, उस रास्ता को ब्लॉक करता है। अब ये जो इधर उधर भटकने लगते हैं कि यार अब ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे एशिया को तक पहुंचा जाए। तो होता क्या है, आपका 1498 में कई सारे खोजें होती है, और जिसकी खोज में जो आपका वास्को दी गामा कहाँ पहुंच जाता है, इंडिया पहुंच जाता है। इसी तरीके से जो पुर्तगाल, फर्स्ट पुर्तगाल कहाँ जाता है, इंडिया के कालीकट में आ जाता है। पुर्तगाल का तो इंडिया में एंट्री हो गया। अब देखिए जिस तरीके से जो आपका ओटोमन एम्पायर है, वो कहीं ना कहीं जो आपका इंडिया में गुलामी के कारण बना, जो तुर्क है, यही तुर्की में जो आपका ओटोमन एम्पायर था। ओटोमन एम्पायर को बेसिकली आपका क्या कहता है, तुर्क इम्पीरियल कहा जाता है, क्योंकि वो तुर्क से आया था, तुर्क से निकला हुआ था वो एम्पायर, इसीलिए उसको तुर्किश एम्पायर भी कहा जाता है। तो देखिए जो कहीं ना कहीं आपका जो एक ओटोमन एम्पायर था, जिसके कारण आपका इंडिया में पुर्तगाल ने एंट्री किया था। क्यों किया था, क्योंकि तुर्क ने ब्लॉक कर दिया था रास्ता, जो ट्रेडिंग रूट था उसको ब्लॉक कर दिया था। पुर्तगाल तो इंडिया में आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं यही आपका जो ओटोमन एम्पायर था वो भारत की आज़ादी का कारण भी बना। भारत में एक सक्सेसफुल मूवमेंट दिया, भारत को एक क्रांति दी, बहुत ही बड़े हद तक की क्रांति दी थी इन्होंने ही। कैसे, इन सब चीज़ों को चलिए हम लोग समझते हैं अपने नेक्स्ट में। देखिए हुआ गया था ना कि जो आपका ये टाइम चल रहा था 1943 से 1920 का टाइम, आपको याद होगा कि मैं पूरे डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, अगर आप कहोगे तो मैं उसमें वीडियो बना दूंगा। 1919 में आपका क्या हुआ था, जो चेम्सफोर्ड सुधार आए थे, 1919 में चेम्सफोर्ड सुधार आए थे। 1914 से लेके 1918 तक आपका क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने क्या कहा था कि आप लोग हमारी मदद करो प्रथम विश्व युद्ध में, तो हम आपको आगे जाके कुछ देंगे, कुछ मतलब आपके जो स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस के बारे में सोचेंगे, इन सब के बारे में उन्होंने कहा था। लेकिन उन्होंने तो किया तो नहीं था, उन्होंने अपना वादा पूरा तो किया नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा था। तो जो गांधी जी थे वो तो नरमपंथी के थे, उनको भी लगता था, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, सर्जेंट कहा जाता था, ब्रिटिशर्स का सर्जेंट कहा जाता था। क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम लोग ब्रिटिशर्स को मदद करते हैं अभी के समय में, तो कहीं ना कहीं वो एक उनको उनके मन में एक सिंपैथी आ जाएगी हमारे लिए, और हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। ये गांधी जी की सोच थी। तो लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं फाइनली।
और इसी के बाद गांधी जी की काफ़ी आलोचना भी हुई थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स के सर्जन के रूप में काम किया था उस समय में। तो इसी समय क्या हुई थी, गांधी जी की काफ़ी आलोचना भी हुई थी, लेकिन उन्होंने किया कि कहीं ना कहीं अगर ब्रिटिशर्स खुश हुए तो हम लोग को कुछ कर सकते हैं, हमारे फेवर में काम जरूर करेंगे। लेकिन हुआ उसका उल्टा ही, जैसे कि ब्रिटिशर्स की हमेशा से हरकत रही है। तो ब्रिटिशर्स ने जैसे 1914 से 1918 तक के बीच में बात कही, तो जैसे जैसे युद्ध आपका ख़त्म होने लगा, तो उस समय ये बात कहा ना ब्रिटेन ने ये कहा कि जो आपका ये तो ओटोमन एम्पायर था, तो ब्रिटेन को तो पहले से यहाँ से गुस्सा था। तो ब्रिटेन ने ये कहा कि अगर हम लोग जीत जाते हैं, अगर हम लोग युद्ध जीत जाते हैं, तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, तुर्की में आपका खलीफा का जो पोस्ट है उसको हटा दिया जाएगा। अब खलीफा समझते हैं, खलीफा क्या होता है। देखिए जो खलीफा है एज ए हेड, जिस तरह पोप हेड होते हैं क्रिश्चियन में, जो एक सेंट होते हैं, जो हिंदूज़ में होते हैं, उनको जो रिलीजियस हेड कहा जाता है। क्रिश्चियन में पोप, हिंदू में आपका पंडित या कह सकते हैं उसको हम लोग, या फिर संत कहते हैं। या उसी तरह का आपका क्या होता है, मुस्लिम में आपका क्या कहा जाता है, मुस्लिम का जो हेड, रिलीजियस हेड क्या माना जाता था, उस खलीफा को माना जाता था, ठीक ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो उस समय खलीफा किसको कहा जाता था, जो तुर्क में जो राजा थे, जो मुस्लिम शासक थे, उनको खलीफा का पद दिया जाता था। उनकी जो आपका फतेह थे, उसकी डायनेस्टी आगे बढ़ते गई, उसी के जो वंशज थे, तो उन्हीं को क्या कहा जाता था, आपका खलीफा कहा जाता था। तो हुआ क्या कि जब ब्रिटेन ने ये बात कही कि हम लोग मुस्लिम का जो खलीफा का पद है जो तुर्क में, उसको हटा देंगे, तब मच गया बवाल कि भाई तुम लोग जो मुस्लिम के धर्म के खिलाफ, मुस्लिम के धर्म को आघात हो गई, इसके कारण पूरे विश्व के मुस्लिम के धर्म को आघात हो गई। देखिए होता क्या है ना, हमारे जो इंडिया का जो गुलाम बनने का जो मेन रीज़न था, वो कहीं ना कहीं उनकी डाइवर्सिटी में ही छुपा हुआ था, कि वहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी थी। जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे, तो भारत के कई सारे टुकड़े हो गए थे, तो उसके कारण भी हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी गुलामी के कारण अगर इंडिया की डाइवर्सिटी थी, तो अगर इंडिया के आज़ादी होने के कारण भी जो रीजन है, वो कहीं ना कहीं इंडिया की डाइवर्सिटी में यूनिटी की बात करता है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो आपका खिलाफत आंदोलन हुआ, वो उसी के कारण हुआ था। 1919 में चेम्सफोर्ड सुधार आया, तो हुआ क्या, 1914 से लेकर 1800 तक तो युद्ध हो गया। लेकिन जो फेवर महात्मा गांधी सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए करेंगे, उन्होंने वो किया नहीं। महात्मा गांधी क्या हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, यहाँ तक कि कई सारे और नेता भी गुस्से हो जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है ना, कि महात्मा गांधी को लगता है अब कुछ हम लोग को ऐसा स्टेज चाहिए, कुछ ऐसा करना होगा कि इंडिया जो ब्रिटिशर्स को कड़ा जवाब दिया जा सके। तो उसी समय क्या हो जाता है, खिलाफत मूवमेंट आ जाता है। किस कारण, जो मैंने अभी बात की कि जो मुस्लिम के भावनाओं को आघात कर दिया गया था, कब, जो आपका खलीफा के पद को हटाकर, जिसको जो मुस्लिम है काफ़ी आदर की भावना रखते थे उसके लिए, क्योंकि वो क्या थे, एज ए रिलीजियस हेड थे जो खलीफा थे। तो मुस्लिम की भावनाओं को आघात हुआ था, तो मुस्लिमों ने इसके खिलाफ, भारत के मुस्लिमों में दो अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने खिलाफत मूवमेंट छेड़ दिया 1919 में। 1919 से लेकर 1924 तक चला ये मोटा मोटी आपका। तो जो ये दोनों अली ब्रदर थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने खिलाफत मूवमेंट छेड़ दिया। इसमें और भी कई सारे लोग थे, मौलाना आज़ाद, फिर हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी, ये लोग भी थे। देखिए तो हुआ क्या कि ये खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। उसी समय क्या हो गया, जो मौलाना आज़ाद है वो कहने सोचने लगे कि हम लोगों को एक ऐसे लीडर के चाहिए जो नेशनल वाइज इसका क्या कर सके, लीडरशिप कर सके। ओके, तो उन्होंने सोचा और उनको क्या किया, निमंत्रण दिया महात्मा गांधी को कि लीडरशिप आप देख लीजिए। तो महात्मा गांधी ने इस समय इसको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी माना और उन्होंने क्या किया कि लीडरशिप अपने हाथ ले ली, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गोल्डन अपॉर्चुनिटी था हिंदू मुस्लिम के यूनिटी की, सीमेंटिंग ऑफ हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी। ये एक ऐसा मंच तैयार हो गया था जब हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। फिर उसके साथ कई बार कॉन्फ्रेंस भी लगाए गए, इंडियन खिलाफत कॉन्फ्रेंस। साथ ही इसके बाद इन्होंने क्या डिसाइड किया, महात्मा गांधी ने, जब ब्रिटिशर्स उनकी बात नहीं मानने लगे, चूंकि देखिए 1919 में आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया था, है ना, जिसके कारण ऐसे ही जो इंडियन था उसका खून खौल उठा था। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट आ गया, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने गलती कर दी यहाँ पर। और उसके बाद महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम लोग कॉपरेशन मूवमेंट चला देंगे, अब असहयोग करना है। साथ ही शिक्षा का जो भी ब्रिटिशर्स का स्कूल है वहाँ पे नहीं जाना है, ब्रिटिशर्स के सारे चीज़ों का हम लोगों को क्या करना है, अवहेलना करना है, उसके चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर चीज़ें आपको आई होप सो कि समझ में आ गई होगी कैसे बेंजाइन साम्राज्य था। उसके बाद आपका ओटोमन साम्राज्य आया। देखिए ये सब आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेंजाइन और ओटोमन साम्राज्य, इसलिए मैं आपको पूरे डिटेल में नहीं बता रहा। अगर आप लोगों को जानना होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं इसके अलग से एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके किसी भी एग्जाम से, ना SSC ना CGL ना UPSC, बस इसका आपका छोटा सा नॉलेज, आपको बस थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा वहाँ पर था।
आपका क्या आ गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ गया और ये आगे प्रोसीड होने लगा और आगे जो इंडिया का इंडिपेंडेंस था वो आगे प्रोसीड होने लगा। देखिए उसके आगे मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, मेरा जो मोटिव था इन्हीं चीज़ों को इससे रिलेट करना है कि जो आपका रिलेट कर सके मैट्रिक्स फॉर्म में कि कैसे एक हजिया से हम लोग स्टार्ट किए और कहाँ पर पहुँच गए हम लोग, अपना खिलाफत मूवमेंट में पहुँच गए। 1919 का जो आपका चेम्सफोर्ड सुधार था वहाँ पहुँच गए। साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता को भी हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कैब मूवमेंट। जी हाँ, जो एक कैब मूवमेंट जो अभी चला था 2020 में, तो इसको क्या कहा जा रहा था, इसको कहा जा रहा था कि ये आपका क्या मूवमेंट है, खिलाफत 2.0 की बात की जा रही थी। कैब सिटीजन अमेंडमेंट बिल की बात है, जिसमें क्या कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं आप मुस्लिमों के साथ गलत कर रहे हैं, या फिर जो भी एनआरसी को लेकर कई सारे मुद्दे उठे, कई सारे सवाल उठे। ये भी क्योंकि यहाँ पर भी इसको खिलाफत मूवमेंट क्यों कहा जाने लगा, इसका भी रीज़न ये है क्योंकि जो हिंदू धर्म के भी कुछ लोग थे और मुस्लिम धर्म के दोनों लोग इसका मिल के खिलाफ करने लगे। इसका खिलाफत मतलब क्या होता है, खिलाफ करना, ये उर्दू वर्ड है और अरबी वर्ड भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, खिलाफ की बात करती है, अगेंस्ट अपोज करने की बात होती है। तो इनका क्या करने, अगेंस्ट करने लगे, तो अपोज करने लगे। जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल को कई सारे धरनाएं भी हुई, आपको पता होगा, लेकिन अभी कोविड-19 के चलते कुछ चीज़ें चेंजेस हो गई है, तो इसका मैं डिस्कस नहीं करूँगा ये सही है या गलत, ये आपको सोचना है ये सही है कि गलत। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो स्कैब आया था वो सही था या गलत है, तो इसके बारे में हम लोग को आप बताइएगा। ओके, तो देखिए जो कैब मूवमेंट है इसको क्या कहा जाता है, खिलाफत मूवमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मुद्दा स्टार्ट हो जा रहा था। होता क्या है ना कि जब भी किसी धर्म के चलते आए, धर्म का मुद्दा कहीं पर भी टॉपिक में उठता है, कहीं भी किसी भी देश में उठता है, तो वो बहुत बड़ा बवाल क्रिएट करता है, क्योंकि उससे पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड आपका कनेक्टेड होता है। जैसा आपका तुर्की में हुआ, जो हाजिया सूफिया को आपका चेंज करने की बात की जा रही, ठीक, क्या में मस्जिद में चेंज करें। देखिए चूंकि जो आपका ब्रिटेन तो जीत गया था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था ब्रिटेन जीत गया था, और वो चाहता तो यहाँ पर क्या कर सकता था, तुर्की में फोर्स करके जो कॉन्स्टेंटिनोपल में जो आपका मस्जिद था पहले, उसको क्या कर सकता था, चेंज करके बोलता कि नहीं अब तुम इसको चर्च में कन्वर्ट कर दो। लेकिन वो चाहता था कि आज सेकुलर रहे, जो आपका तुर्की रहे वो सेकुलर रहे, इसलिए वो क्या बोलता है कि नहीं आप इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या करता था, 1920 में वहाँ पर राष्ट्रपति बना दिया जाता है, उसको म्यूजियम में कन्वर्ट करा दिया जाता है, ताकि वहाँ पर सेकुलर की भावना रहे। लेकिन जो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी आई, उसका क्या होने लगा कि तुर्की में अभी अचानक से क्राइसिस आने लगे, इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगे। तो देखिए जब भी किसी देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आती है तो सवाल कहाँ पे उठ के जाता है, जो वहाँ की सरकार है उस पर उठ के जाता है। तो जब सरकार पे ये सवाल उठ के जाएगा तो सरकार खुद की सरकार को बचाने के लिए, गिरने से बचाने के लिए कुछ ना कुछ मुद्दा तो चाहिए ना, कि उसको उठाया जाए और अपनी सरकार बचा लिया जाए। तो क्या खेलती है सरकार, जो धर्म का जो मुद्दा है, जो आपका रिलीजियस मुद्दा है, उसको खेलने लगती है। और जब भी रिलीजियस मुद्दा खेला जाता है तब ना कुछ बवाल होता है, वो इंटरनेशनल लेवल पे आ जाता है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं अगर ऐसा बात कीजिए तो अब जो तुर्की अभी किया है, ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व के जो आपके वर्ल्ड है उसके जो क्रिश्चियन है उनको भी काफ़ी ज़्यादा आघात पहुंचा है कि हम लोग चाहते तो कर सकते थे लेकिन उस समय छोड़ दिए। ये हमारी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। अगर वो म्यूजियम, देखिए म्यूजियम से उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था तुर्की को, क्योंकि बाहर से कई ज़्यादा लोग तुर्की आते थे उसको विजिट करने के लिए, उस म्यूजियम को देखने के लिए। लेकिन अब जैसे वो आपका फिर से मस्जिद में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को, जो क्रिश्चियन की भावनाओं को तो कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाएगा। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाती है उस समय। आई होप सो गाइस कि आप लोगों को समझ गए होंगे आज का जो टॉपिक मैंने आपको डिस्कस किया, और काफ़ी ज़्यादा मैट्रिक्स फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की कि जो भारत में जो पुर्तगाल क्यों आए थे, उनका मोटिव क्या। उनका मोटिव देखिए आया था, पहला तो व्यापार करने ही आए थे, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, ट्रेड का जो यहाँ पर जाने का जो सिस्टम था वही ब्लॉक कर दिया था। जाता भी था तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लग जाते थे। तो उसी के बाद क्या की थी, पुर्तगाल आया, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर फ्रांसीसी आए, नहीं पुर्तगाल के बाद आपके डच आए थे ना, फिर ब्रिटिशर्स, फ्रांसीसी, ये सब आने लग गए थे, है ना। तो यहाँ से कहीं ना कहीं जो आपकी शुरुआत हुई इंडियन में, जो आपके ब्रिटिशर्स के आने, जो यूरोपियन कंट्री के आने की, यूरोपियन कंपनी के आने की, तो वो कहीं ना कहीं आपका रीजन क्या था, तुर्की ही एक रीजन था। ओके, तो इस चीज़ को भूला नहीं जा सकता कि जो आपका ऑटोमन एम्पायर था वो कहीं ना कहीं इसका एक रास्ता प्रशस्त किया था कि आपका जो यूरोपियन कंपनी है वो भारत में आए और भारत में शासन करे। और जो आपका तुर्की ही था कहीं ना कहीं उसने ही ये रास्ता भी प्रशस्त किया था कि जो आपका इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले। क्योंकि जो तुर्की में जो आपका विवाद चल रहा था उसी के कारण आपका क्या हो रहा था, जो उसमें खलीफा को हटाने की बात करी थी, उसी के कारण तो भारत में खिलाफत आंदोलन आने लग गया। और जब खिलाफत आंदोलन को देखिए, खिलाफत आंदोलन को बोला जाता है कि अब तक का सबसे सक्सेसफुल जो मूवमेंट रहा है वो खिलाफत आंदोलन ही रहा है इंडिया में। क्योंकि यहाँ पर हिंदू और जो आपका मुस्लिम थे बहुत बड़ी मात्रा में, इन्होंने बहुत तादाद में क्या किया था, आंदोलन किया था, प्रोटेस्ट किया था।
सो आई होप सो गाइस कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आ गया, और कुछ भी अगर आपको जानने का नॉलेज मिला है तो प्लीज़ ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और भी ऐसे ऐसे अच्छी वीडियो ला के दे सकूँ, आपको नॉलेज मिल सके और आप अच्छे से अपनी स्टडी आगे कर सके। और आपको जरूर बताना है कि अगर आपको इसी में से अगर खिलाफत मूवमेंट है, ऑटोमन एम्पायर है, या फिर बेंजेंटाइन एम्पायर है, साथ ही तुर्क के बारे में कुछ है, तो इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट में कर देना, मेरे कमेंट में कर देना, ताकि मैं इसमें एक अलग से आपका लेक्चर ले सकूं। सो गाइज हैव अ नाइस डे, बाय बाय, कीप लर्निंग।